स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया पर बात करेंगे जो सुरक्षा, स्थिरता और सफलता के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। कभी सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी को इतना सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक छोटा सा झटका सब कुछ बिखेर देता है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तनाव, झटके और अनिश्चितता आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। और आज का हमारा विषय है एंटी फ्रेजाइल। ये जो आइडिया है ये नासिम निकोलस तालेब की किताब से आता है और ये हमें सिखाता है कि कुछ चीज़ें केओस और स्ट्रेस से टूटती नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई आराम और प्रिडिक्टेबिलिटी खोज रहा है, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि असल मजबूती आती कहाँ से है। आप सुन रहे हैं ज्ञानोदय पॉडकास्ट। चलिए इस गहरी सोच को समझते हैं। ठीक है, तो इसे खोलना शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग जब मजबूती के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में रोबस्ट या रेजिलिएंट जैसे शब्द आते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जो झटकों को सह जाए, टूटे नहीं। तो फिर ये एंटी फ्रेजाइल शब्द एक और नया शब्द क्यों है? ये मजबूत होने से अलग कैसे है? और यही सबसे जरूरी फर्क है। यहीं से सारी समझ शुरू होती है। सोचिए, आपके पास 3 चीजें हैं। पहला है एक कांच का गिलास। ये फ्रेजाइल है, यानी नाजुक, गिराने पर टूट जाएगा। बिल्कुल। दूसरा है एक स्टील का लोटा। ये रोबस्ट है, मजबूत है। आप इसे गिराएंगे तो शायद एक डेंट पड़ जाए, लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ये झटके को सह लेता है। और तीसरा फिर एंटी फ्रेजाइल होगा? हाँ। अब तीसरे उदाहरण के लिए किसी चीज की नहीं बल्कि एक सिस्टम की कल्पना कीजिए। इंसानी शरीर की मांसपेशियां। जब आप जिम में वजन उठाते हैं तो आप असल में मांसपेशियों को तनाव देते हैं, उनमें छोटे छोटे टियर्स पैदा करते हैं। वो एक तरह से टूटती हैं, लेकिन जब शरीर उन्हें ठीक करता है तो वो पहले से ज्यादा बड़ी और मजबूत हो जाती हैं। अच्छा, मतलब तनाव ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि बेहतर बना दिया। एग्जैक्टली। यही एंटी फ्रेजाइल है। जो चीज झटकों, अव्यवस्था और तनाव से न सिर्फ बचे बल्कि उससे फायदा उठाए, वो एंटी फ्रेजाइल है। रेजिलिएंट अपनी पुरानी अवस्था में वापस आता है। एंटी फ्रेजाइल एक नई और बेहतर अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब हम हमेशा रोबस्ट बनने की कोशिश करते रहे, जबकि हमें एंटी फ्रेजाइल बनने पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर तरह का तनाव अच्छा होता है? मतलब तनाव और तबाही के बीच की रेखा तो बहुत पतली है। कोई उद्यमी बार बार असफल होकर एंटी फ्रेजाइल बनने के बजाय टूट भी तो सकता है। इसकी कोई सीमा है? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हॉर्मीसिस के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये एक बायोलॉजिकल सिद्धांत है कि सही मात्रा में जहर दवा का काम करता है। बहुत कम तनाव का कोई असर नहीं होता और बहुत ज्यादा तनाव आपको तोड़ देता है। एंटी फ्रेजिलिटी उसी सही मात्रा वाले तनाव से पैदा होती है। जैसे टीके में बीमारी का एक कमजोर रूप शरीर में डाला जाता है ताकि इम्यून सिस्टम उससे लड़ना सीख सके और असली बड़े खतरे के लिए तैयार हो जाए। समस्या ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में तनाव है, समस्या ये है कि हमने छोटे छोटे फायदेमंद तनावों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा दिया है। ये विचार की छोटी मोटी अस्थिरता को दबाने से एक बड़ा संकट पैदा होता है। ये मुझे हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम भी तो यही करते हैं ना। हर छोटी मोटी मंदी को रोकने के लिए सरकारें पैसा डालती हैं, हर समस्या का तुरंत समाधान खोजा जाता है। बिल्कुल। और तालेब इससे आइट्रोजेनेसिस कहते हैं, यानी डॉक्टर या इलाज से होने वाला नुकसान। जब सिस्टम को ठीक करने की कोशिश ही उसे और बीमार बना दे। सोचिए, 1980s के दशक तक अमेरिका के जंगलों में लगने वाली छोटी छोटी आग को तुरंत बुझा दिया जाता था। नतीजा, सूखी लकड़ियां और घास जमा होती रहीं जो स्वाभाविक रूप से जलकर साफ हो जाती थी। और फिर एक दिन एक ऐसी विशाल आग लगी जिसे काबू करना नामुमकिन हो गया। ओहो, मतलब छोटी आग को दबाने की सुरक्षा ने ही एक महाविनाश की जमीन तैयार कर दी। सही बात है। हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी यही होता है। छोटे उतार चढ़ाव को रोककर हम एक बड़े ब्लैक स्वॉन इवेंट, यानी एक अप्रत्याशित और विनाशकारी घटना का खतरा बढ़ा देते हैं। की कोशिश की जाती है। द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड जैसी किताबें इसी पर बात करती हैं कि बच्चों को अपनी मुश्किलों का सामना करने देना कितना जरूरी है। क्या हम उन्हें एंटी फ्रेजाइल बनाने की जगह भावनात्मक रूप से नाजुक बना रहे हैं? हम निश्चित रूप से ऐसा कर रहे हैं। जिस बच्चे को कभी धूल मिट्टी में खेलने नहीं दिया जाता, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर रह जाता है।
जिसे कभी असफलता का स्वाद नहीं चखने दिया जाता, वो जिंदगी की पहली बड़ी चुनौती पर बिखर जाता है। हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि दुनिया एक सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल जगह होनी चाहिए, जबकि असलियत इसके ठीक उलट है। तो अगर हमारी पूरी व्यवस्था ही हमें नाजुक बनाने पर तुली है, तो एक व्यक्ति के तौर पर हम इससे कैसे बच सकते हैं? हम एक स्थिर नौकरी को सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। एक ही कंपनी, एक ही स्किल, एक तय सैलरी, ये तो सुरक्षा का सपना लगता है। तालिब के हिसाब से ये शायद एक जाल है। ये सबसे बड़े जालों में से एक है। एक कर्मचारी जो 20 साल से एक ही कंपनी में एक ही काम कर रहा है, वो सतह पर बहुत स्थिर दिखता है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एक ही सिस्टम पर निर्भर है। अगर कल को ऑटोमेशन उसकी नौकरी खा जाए या कंपनी डूब जाए, तो वो अचानक शून्य पर आ जाता है। उसकी पूरी पहचान और आय का स्रोत एक ही ठोकरी में था। बिल्कुल। इसके विपरीत एक टैक्सी ड्राइवर या एक फ्रीलांसर को देखिए, जिसकी आय 100 अलग-अलग ग्राहकों से आती है। उसकी जिंदगी रोज ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर उसके 10 ग्राहक चले भी जाएं, तो उसकी दुनिया खत्म नहीं होती। वो ज्यादा एंटी फ्रेजाइल है। ये हु मूव माई चीज किताब के सार जैसा है, लेकिन ये सिर्फ बदलाव को स्वीकार करने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो बदलाव से मजबूत हो। यहीं पर ऑप्शनैलिटी का विचार आता है ना, यानी विकल्प होना। मुझे लगता है कि ये तालिब के काम का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। हाँ, और ये बहुत गहरा है। ऑप्शनैलिटी का मतलब है कि आपके पास कई रास्ते चुनने का अधिकार हो, बिना किसी एक पर चलने की मजबूरी के। तालिब कहते हैं कि ज्ञान से ज्यादा जरूरी है ऑप्शनैलिटी। जिस व्यक्ति के पास कई स्किल्स हैं, आय के कई स्रोत हैं और करियर के कई रास्ते हैं, उसके पास ऑप्शनैलिटी है। वो किसी भी अप्रत्याशित मौके का फायदा उठा सकता है और किसी भी अप्रत्याशित झटके से बच सकता है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम इसकी ठीक उल्टा करता है। वो हमें बहुत जल्दी स्पेशलाइज करने पे जोर देता है। सही कहा। द एल्मेनैक ऑफ नेवल रविकांत हमें यूनिक बनने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल सेट बनाने की सलाह देता है, जो असल में ऑप्शनैलिटी बनाने का ही एक तरीका है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू करना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक औसत इंसान जो 9 से 5 की नौकरी में फंसा है, वो ये सब कैसे करे? ये तो एक और सेल्फ हेल्प किताब की तरह लग सकता है जो कहती है रिस्क लो, लेकिन ये नहीं बताती कि किराया कैसे भरे। और यहीं पर तालिब का बारबेल स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट आता है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये जुआ खेलने या सब कुछ दांव पर लगाने के बारे में नहीं है। ये 2 एक्सट्रीम पर खेलने के बारे में है और बीच के रास्ते से बचने के बारे में है। बारबेल जैसे जिम में होती है, 2 किनारों पर वजन और बीच में खाली रॉड। बिल्कुल। इसे निवेश पर लागू करते हैं। ज्यादातर लोग मध्यम जोखिम वाले निवेश खोजते हैं, जहां जोखिम छिपे होते हैं। बारबेल स्ट्रैटेजी कहती है, अपनी 90% संपत्ति को अत्यधिक सुरक्षित जगहों पर रखो, जैसे सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां कोई नुकसान न हो, और बाकी 10% को अत्यधिक जोखिम वाली लेकिन बहुत ज्यादा मुनाफे की संभावना वाली जगह पर लगाओ, जैसे किसी नए स्टार्टअप में निवेश करना। अच्छा। इस तरह आप बड़े नुकसान से पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन बड़े और अप्रत्याशित फायदे के लिए भी खुले हैं। आप बीच के औसत दर्जे के खतरों से बच जाते हैं। ये एक बहुत ही अलग विचार है, क्योंकि हम हमेशा संतुलन खोजने की बात करते हैं, लेकिन ये रणनीति संतुलन की जगह 2 अति पर काम करती है। क्या हम इसे निवेश के अलावा भी कहीं लागू कर सकते हैं? हाँ, हर जगह। करियर में 90% समय अपनी स्थिर नौकरी को दीजिए, लेकिन 10% समय एक ऐसे साइड प्रोजेक्ट पर लगाइए जो बहुत अलग हो और जिसमें बड़ा बनने की क्षमता हो। सेहत में 90% समय सादा स्वस्थ भोजन खाइए, लेकिन 10% समय शरीर को अच्छे तनाव दीजिए, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग। पढ़ने में भी 90% समय उन किताबों को पढ़िए जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, और 10% समय नई अजीब किताबों पर लगाइए। तो ये स्थिरता और अवसर दोनों का फायदा उठाने जैसा है। बिल्कुल। तो ये मानसिकता में एक बहुत बड़े बदलाव की मांग करता है। ये स्वीकार करना कि हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते और इसी अनिश्चितता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और ये हमें असफलता को देखने के नजरिए पर भी लाता है। एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें हमें छोटे छोटे सुधारों से बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। एंटी फ्रेजाइल का असफलता को लेकर क्या नजरिया है? तालिब के लिए असफलता कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है। ये डेटा है जो आपको बताता है कि क्या काम नहीं करता। एक उद्यमी जो 10 छोटे छोटे बिजनेस शुरू करता है और 9 में असफल होता है, वो उस एक सफल बिजनेस के लिए बहुत कीमती जानकारी इकट्ठा कर रहा है। आज की समस्या ये नहीं कि हम असफल होते हैं,
समस्या ये है कि हम असफलता से इतना डरते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते, या फिर हम इतने बड़े पैमाने पर दांव लगाते हैं कि एक ही असफलता हमें पूरी तरह बर्बाद कर देती है। मतलब एंटी फ्रेजाइल सिस्टम छोटी, जल्दी और कम दर्दनाक असफलताओं को गले लगाता है। हाँ बिल्कुल। और इसका एक नैतिक पहलू भी है ना? स्किन इन द गेम का विचार, यानी आपके फैसलों का नतीजा आपको भी भुगतना पड़े। ये एंटी फ्रेजिलिटी की आत्मा है। तालिब उन एक्सपर्ट्स, बैंकरों और सलाहकारों की कड़ी आलोचना करते हैं जो बड़ी बड़ी सलाह देते हैं, लेकिन अगर उनकी सलाह गलत साबित हो तो उनका कुछ नहीं जाता, जबकि नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। उनके पास स्किन इन द गेम नहीं है। एक एंटी फ्रेजाइल सिस्टम में फैसले लेने वाले और उसके नतीजों को भुगतने वाले एक ही होते हैं। एक हवाई जहाज का पायलट अपनी ही उड़ान में होता है, इसलिए वो आपकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। उसके पास स्किन इन द गेम है। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि उन लोगों की सलाह पर भरोसा करें जिनके पास खोने के लिए कुछ है। बिल्कुल। और ये बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। अगर हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें पसंद है, तो हमारे विचार नाजुक हो जाते हैं, उन्हें चुनौती नहीं मिलती। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का दर्शन भी तो यही है कि सच्चाई का सामना करो, भले ही वो असहज हो, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही कहा। एक विचार तभी मजबूत होता है जब वो आलोचना और बहस की कसौटी पर खरा उतरे। जो सिस्टम असहमति को दबाता है वो अंदर से खोखला हो जाता है और एक दिन ढह जाता है। अपने विचारों को एंटी फ्रेजाइल बनाने का तरीका है उन्हें अलग अलग दृष्टिकोणों के तनाव से गुजारना, उन लोगों को सुनना जिनसे आप असहमत हैं। ठीक है, ये एक बहुत गहरी चर्चा रही है। अगर हम इसे समेटें और हमारे श्रोताओं के लिए कुछ मुख्य टेकअवेज निकालें तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा टेकअवे मानसिकता का है। ये समझना कि नाजुक का उल्टा मजबूत नहीं बल्कि एंटी फ्रेजाइल होता है। हमारा लक्ष्य केवल झटकों को सहना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना और पहले से बेहतर बनना है। दूसरा शायद यह है कि अस्थिरता हमारी दोस्त है। छोटी छोटी अस्थिरताओं, गलतियों और तनावों को अपनी जिंदगी से हटाने की कोशिश ना करें। वे हमें बड़े और विनाशकारी खतरों के लिए तैयार करते हैं। वो एक टीके की तरह काम करते हैं। तीसरा, भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ दें और तैयारी करने पर ध्यान दें। भविष्य का अनुमान लगाना नामुमकिन है। इसके बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाएं जैसे बारबेल स्ट्रैटेजी, जो किसी भी तरह के भविष्य के लिए तैयार हो, अच्छा या बुरा। ऑप्शनैलिटी बनाएं। और चौथा जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, वो है स्किन इन द गेम का सिद्धांत। जिंदगी में उन लोगों और उन सिस्टम्स पर भरोसा करें जहां जवाबदेही साफ हो, और अपनी जिंदगी में भी अपने फैसलों की जिम्मेदारी लें। बिल्कुल। और आखिर में ये समझना कि जरूरत से ज्यादा आराम और सुविधा हमें अंदर से कमजोर और नाजुक बनाती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। असली मजबूती चुनौतियों का सामना करने से आती है, उनसे भागने से नहीं। तो आज हमने एंटी फ्रेजाइल के सिद्धांत को समझा। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। यह हमें सिखाता है कि अस्थिरता से डरने की बजाय उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा कैसे बनाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ज्ञानोदय पॉडकास्ट के इस एपिसोड ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।